नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैस डेफिसिट या मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब ये जो टॉपिक है ये पंजाब में, केपीके में और बलूचिस्तान में है, लेकिन सिंध की बुक में ये सच हमें डायरेक्टली नहीं मिलता मैस डेफिसिट का या मैस डिफेक्ट का और बाइंडिंग एनर्जी का, लेकिन हमने कवर करना है। ये ओवरऑल हमारे पास तमाम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि मैस डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो मैस डिफेक्ट, जिसको मैस डेफिसिट भी बोलते हैं, डेफिसिट का वर्ड होता है जहां पर कोई डिफरेंस आए, नुकसान जैसे होता है ना कि डेफिसिट हो गया, वो उस तरह से भी कहते हैं इसको मैस डिफेक्ट या मैस डेफिसिट। और दूसरी टर्म हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंड करना, न्यूक्लियॉन्स को जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। इसके भी न्यूमेरिकल जो हैं वो तभी सॉल्व होते हैं जब आपके पास कैलकुलेटर हो, अदरवाइज इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं होते, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं वो वेरिएबल्स आपके पास इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि हम उनको अगर कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर एक्यूरेट नहीं आते। जैसे अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, इन दोनों के हमारे पास कंपेयर करें मैसेज को, तो इनके मैसेज में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर प्रोटॉन का मैस लिखता हूं तो 1.007825 है, लेकिन मैं न्यूट्रॉन के मैस को लिखूं तो 1.008665 है। तो ये जो मैसेज हैं ये आप ठीक है वैल्यू तो याद हो गई, लेकिन इनकी कैलकुलेशन जो है विदाउट कैलकुलेटर आपके पास इतनी आसान नहीं होती। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं इसमें वो बड़ी सिंपल सी हैं, वो इतनी मुश्किल नहीं है, तो इसलिए हम इसको उसी तरह से कवर करेंगे जो हमें एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिक्वायर्ड होगा। मैंने मुझे लगता है सिंध में उस तरह से नहीं है, सिंध की बुक के अंदर जिस तरह से बाकियों में है ज़रूर, ठीक है, इसलिए मैं कवर भी कर रहा हूँ, कॉमन है, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे आपकी बाकी बुक्स में एक्सप्लेन हुआ हुआ। तो व्हाट इज मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी? मैस डिफेक्ट हमारे पास क्या चीज होती है? मैस डिफेक्ट डिफरेंस होता है न्यूक्लियॉन्स के मैस का और न्यूक्लियस के मैस का, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस के जो मैस है वो डिफरेंट है। कि न्यूक्लियॉन्स का मैस हमारे पास ज्यादा होता है और न्यूक्लियस का मैस कम होता है, और उसकी वजह यह कि जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होकर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वही मैस का जो डिफरेंस आता है उस जो एनर्जी में कन्वर्ट हो उसको हम मैस डेफिसिट का या मैस डिफेक्ट का नाम दे रहे होते हैं। तो व्हाट इज मैस डिफेक्ट? मैस डिफेक्ट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मैस होगा, और मैस ऑफ न्यूक्लियस। ये हमारे पास मैस डिफेक्ट है। अब इसकी स्टेटमेंट्स में एक तो ये लिखा जाता है, इसी को मैथमेटिकली लिखते हैं, और इवन अगर इसकी स्टेटमेंट में मैस डिफेक्ट के अंदर ये लिखा जाए कि मैस कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कि वो मैस जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तभी तो पता चलेगा कि वो डिफरेंस कहां पर गया। तो मैस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट। फिर ये स्टेटमेंट भी होती है कि अपेरेंट लॉस इन द टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट एंड टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट, कि मैस ऑफ जो प्रोडक्ट है और मैस ऑफ रिएक्टेंट, उनमें जो अपेरेंट हमें लॉस नजर आता है, जो डिफरेंस नजर आता है, वो मैस डिफेक्ट है। अब अपेरेंट का वर्ड क्यों? क्योंकि वो मैस हमारे पास कन्वर्ट किस में हुआ होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होता है। तो मैथमेटिकली हम जब इसको लिखते हैं मैस डिफेक्ट को, तो किस तरह से लिखते हैं? हमारे पास मैस डिफेक्ट का जो सिंबल वो डेल्टा एम। अब मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे होंगे? न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस। अब एक प्रोटॉन हो तो एम पी, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो तो जेड एम पी, प्लस एक न्यूट्रॉन हो तो एम एन, और न्यूट्रॉन की तादाद ज्यादा हो तो एन एम एन। तो ये आ गया मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मैस का सम, और इसमें से सेपरेट कर देंगे मैस ऑफ न्यूक्लियस को, तो मैस डिफेक्ट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब मैं जैसे कह रहा था कि हमें कैलकुलेटर रिक्वायर्ड क्यों होता है, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं एम पी और एम एन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि यूरेनियम 238 है, तो यूरेनियम 238 के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस को आप पता होना चाहिए क्या है। एग्जामिनर आपको न्यूक्लियस का मैस देगा जो फिक्स है,
और आपको कहेगा मास डिफेक्ट की वैल्यू फाइंड करो, तो फिर हमें यहां पर उसके प्रोटॉन का मास नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन का मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब सॉल्व होगा। तो कैलकुलेटर इसमें इन्वॉल्व है, और अगर आ जाए तो फिर आपका इम्तिहान है कि आपने कैलकुलेशन को करना है। तो यहां पर मैं आपको MP और MN की वैल्यू बता देता हूं कि MP और MN की वैल्यू क्या है। मास ऑफ प्रोटॉन आमतौर में हम जानते हैं 1.66 10⁻⁻27, लेकिन हम यहां पर जो मैस यूज करते हैं स्मॉल मैसेज बेसिकली होते हैं, तो स्मॉल मैसेज के लिए हम एक यूनिफाइड मैस सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम AMU का नाम देते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट, 1/12 ऑफ मैस ऑफ द कार्बन एटम, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो। तो ये है प्रोटॉन का मैस, और जो न्यूट्रॉन का मैस है वो कितना है 1.00865, बड़ा माइन्यूट सा चेंज होता है, ये न्यूट्रॉन का मैस है। बाकी आपको जो न्यूक्लाइड गिवन होगा उससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद पता चल जाएगी, सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास आंसर फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं। AMU के बारे में आप जानते हैं, AMU 1 AMU एटॉमिक मैस यूनिट, हमारे पास यूनिफाइड मैस सिस्टम के अंदर मैस का यूनिट होता है एटॉमिक मैस यूनिट, और 1 AMU किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1/12 मैस ऑफ द कार्बन एटम, और कार्बन कौन सा, कार्बन 12 जो उसकी वैल्यू होती है, और किसके इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली, जो हम 1 AMU की वैल्यू लिखते हैं, मैं किलोग्राम में बात करता हूं क्योंकि हम इसको फिर एनर्जी के इक्विवेलेंट भी लिखते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये हमारे पास वैल्यू होती है। और सिंबल जो इसके हैं वो AMU कंप्लीट भी लिखा जाता है और 1U भी लिखा जाता है, और जब इसको एनर्जी के इक्विवेलेंट लिया जाए तो 1 AMU या 1U एनर्जी के इक्विवेलेंट क्या होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मींस 1 एटॉमिक मैस यूनिट अगर हमारा मैस हो तो वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और ये चीज़ हम आगे जब भी मैस डेफिसिट की बात से आगे बाइंडिंग एनर्जी की तरफ जाएंगे तो हम उसके अंदर भी देखेंगे उस फार्मूला से, क्या आप उस फार्मूला को यूज़ करते हुए भी इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं कि वाकई ये जो वैल्यू है ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आती है। तो मैस डेफिसिट क्या है, डिफरेंस है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी की तरफ। बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज है, किसी भी न्यूक्लियन को, किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट है जिसको न्यूक्लियर फोर्स का नाम देते हैं, जिसने न्यूक्लियस को बाइंड किया है, और हम कहते हैं कि वो जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, और बड़ी वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्स है। अब हमने न्यूक्लियॉन्स को अलहदा करना है, तोड़ना है। अब न्यूक्लियॉन्स को अलहदा करने के लिए ऑब्वियसली हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो जो एनर्जी हम उन न्यूक्लियॉन्स को अलहदा करने के लिए कि न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर देंगे दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इसके रिवर्स भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन है कि जो एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड है उन न्यूक्लियॉन्स को कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाने के लिए दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, और दोनों ये एनर्जीज हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या है, अगर इसकी कोई इक्वेशन स्टेटमेंट लिखी हो तो हमारे पास दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आउट इट्स न्यूक्लियॉन्स, बल्कि सेपरेट आउट द न्यूक्लियॉन्स ऑफ अ न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। फिर ये स्टेटमेंट अगर यूं लिखी जाए, मतलब एक स्टेटमेंट तो ये हो गई, अगर इस स्टेटमेंट को एग्जामिनर आपको चेंज करके लिख दे तो वो ये भी कह सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज सप्लाइड, मतलब चेंज नहीं होगा, लिखने का अंदाज चेंज होगा, टू अ न्यूक्लियस, वो एनर्जी जो आप न्यूक्लियस को सप्लाई करते हो, किस पर्पस के लिए, टू ब्रोकन अप इनटू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक ही बात होगी, एक ही स्टेटमेंट को दो अंदाज से मैंने लिखा हुआ है।
और अगर यूं कह दिया जाए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टू मेक अ न्यूक्लियस, तब भी करेक्ट माना जाएगा। अब बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए, जब हमारे पास ये बात हुई कि न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होते हैं तो न्यूक्लियॉन्स का जो मैस होता है वो न्यूक्लियस के मैस से डिफरेंट होता है। तो वही जो डिफरेंस इन मैस है, ये वो मैस है जो बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और उसी से हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी की जो मैथमेटिकल फॉर्म वो बड़ी सिंपल, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है E=mc², उसी से आप इसको लिखोगे। m की जगह डेल्टा m आ जाएगा और साथ आ जाएगा c का स्क्वायर। तो मैस डेफिसिट मल्टीप्लाई c² से करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड हो जाएगी, लेकिन ये जूल में आएगा। इसी की जब कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में की जाती है तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट क्या बन जाता है? ये बन जाता है डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों फार्मूलाज में याद रखिएगा कि यहां पर मैस जो है वो किलोग्राम में होगा, तो मैस को किलोग्राम में पुट करेंगे, c स्पीड ऑफ लाइट है, हमारा जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। और नीचे वाले फार्मूला के अंदर आपका जो मैस डेफिसिट है वो आपका AMU के अंदर है, और एटॉमिक मैस यूनिट से आपका जो यूनिट आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। जैसे यहाँ पर डेल्टा m की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे कि मैस डेफिसिट अगर 1 AMU हो तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। बाकी फिर इस फार्मूला को जैसे मर्जी लिखें, यहाँ डेल्टा m की वैल्यू पुट कर दी जाए। अगर डेल्टा m की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो किसके इक्वल है? Z टाइम MP प्लस N टाइम्स Mn। ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियॉन्स का मैस माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। ये डेल्टा m की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाइड बाय 931, तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट हो जाती है। अब बाइंडिंग एनर्जी के हवाले से एक और फैक्टर कि बाइंडिंग एनर्जी का हमारे पास जो मैस नंबर है उसके साथ क्या रिलेशन होता है, कि मैस नंबर के चेंज होने से बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो एक टर्म हमारे पास यूज होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को कहा जाता है कि दैट इज कितनी एनर्जी एक न्यूक्लियॉन को अलग करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। कितनी एनर्जी एक न्यूक्लियॉन को, पर न्यूक्लियॉन है ना, एक न्यूक्लियॉन को अलग करने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और कैसे फाइंड करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियॉन नंबर से डिवाइड कर देंगे, और न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है? एटॉमिक मैस। तो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और हमारी बुक्स के अंदर अलबन KPK में या बलोचिस्तान के अंदर इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को पैकिंग फ्रैक्शन का नाम भी दिया गया कि ये हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन होता है। और कई बुक्स के अंदर मैस डेफिसिट पर न्यूक्लियॉन को पैकिंग फ्रैक्शन का नाम देते हैं। अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसका ताल्लुक एटॉमिक मैस से क्या है? इसके लिए ग्राफ है, और ग्राफ को आपने रीड करना है और उससे आपके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। उसको आप देखिएगा कि हम किस तरह से ग्राफ को रीड करते हैं और ये ग्राफ हमें क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है। इस ग्राफ के अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अलोंग y एक्सिस है, और हमारे पास जो न्यूक्लियॉन नंबर है एटॉमिक मैस वो अलोंग x एक्सिस है। अब मैं पूरे ग्राफ को नहीं बना रहा, बुक में बना हुआ है, और पूरे ग्राफ को हमने रीड भी नहीं करना, उसकी जो मेन पॉइंट है उसको हमने रीड करना है। ग्राफ कुछ इस किस्म का बनता है कि हमारे पास जैसे जैसे एटॉमिक मैस की वैल्यू बढ़ती है, एटॉमिक मैस की वैल्यू बढ़ती है, हमारी बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियॉन है वो बढ़ती है। कहां तक? एक सर्टेन वैल्यू जो आपके पास आती है अराउंड 60, और वो कौन है? आयरन। इस पॉइंट के ऊपर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा, इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। और यहाँ बीच में डिफरेंट वेरिएशंस है जो हमारी बुक में ऐसा एक्सप्लेन नहीं होती, वो BSc और मास्टर लेवल की चीजें हैं कि यहाँ पर जो वेरिएशन है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, पीक्स ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ओवरऑल बिहेवियर कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पहले बढ़ता है, एक पॉइंट आता है, और उसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कम होती है और किसी हद तक शुरू में स्टेबल रहती है और उसके बाद वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। अब ये जो ग्राफ है हमें क्या एक्सप्लेन करता है? ये ग्राफ हमें ये एक्सप्लेन करता है कि अगर ये वाला पॉइंट जो मैंने टॉप पे मेंशन किया, जो हमारे पास किसके लिए है? आयरन के लिए, और ये शो करता है कि ये मोस्ट स्टेबल हमारे पास न्यूक्लियाई है। तो इस स्टेबिलिटी को दो तरह से अचीव किया जाता है। स्टेबिलिटी को
हमारे पास दो तरह से अचीव किया जाएगा। अब दो तरह से अचीव कैसे किया जाएगा? जो छोटे न्यूक्लियाई हैं, हाइड्रोजन से अगर हम बात करें, जो छोटे न्यूक्लियाई हैं वो भी उस स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं, और जो बड़े न्यूक्लियाई हैं, जैसे हम बात करें अगर यूरेनियम की बात करते हैं, थोरियम की बात करते हैं, तो वो भी उस स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं। कैसे? दो डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ही बाइंडिंग एनर्जी इन्वॉल्व है ना। अब वो रिएक्शंस क्या है? इसमें आंसर ये होता है कि जो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं वो हमारे पास फ्यूज होते हैं बड़ा न्यूक्लियस बनने के लिए। हाइड्रोजन है, हीलियम है, हम इनके रिएक्शंस को देखते हैं फ्यूजन के अंदर, तो ये फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर बड़े न्यूक्लियस बनते हैं। तो छोटे न्यूक्लियाई फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू कंबाइन होते हैं बड़ा न्यूक्लियस बनने के लिए, ताकि स्टेबल हो। मतलब क्या हुआ? उनको उनमें एनर्जी देनी पड़ती है, न्यूक्लियस फ्यूज करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो एनर्जी देते हो तो फिर हमारे पास वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। और जो बड़े न्यूक्लियाई हैं, जैसे यूरेनियम हमारे पास होगा या प्रोटेक्टिनियम होगा, उनमें हम देखते हैं कि उनमें फिशन होती है, और फिशन का मतलब होता है टूटना। बड़ा न्यूक्लियस टूटता है छोटे न्यूक्लियस बनने के लिए, ताकि वो क्या हो? स्टेबिलिटी को अचीव करे। तो ये ग्राफ हमारा एक्सप्लेन क्या करता है कि छोटे न्यूक्लियाई के अंदर जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती है ना, और फ्यूजन रिएक्शन में बढ़ती है, तब वो स्टेबल होते हैं। और जो बड़े न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर भी हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जब बढ़ेगी फिशन के अंदर, तब वो स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के दो तरीके हैं, छोटों के लिए कंबाइन होना फ्यूजन, और बड़ों के लिए टूटना फिशन। तब जाकर हम उनमें ये देखेंगे कि वो स्टेबल होना शुरू होंगे। और ये वैल्यू डिक्रीज होना कहाँ शुरू होती है? ये वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होती है जब हमारे पास रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होती है। जब एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो, तब हम देखते हैं कि ग्राफ के अंदर आपकी स्टीपनेस इन्वॉल्व होती है। तो ये बच्चे ग्राफ है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, और इसमें अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या मेंशन कर दो, या फिर यहां पर आप मेंशन कर दो पैकिंग फ्रैक्शन, दोनों लिहाज से ये ग्राफ करेक्ट होगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को ही पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और किसका पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है? अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पैकिंग फ्रैक्शन है सबसे ज्यादा स्टेबल का होगा, और वो कौन है हमारे पास? दैट इज आयरन। पंजाब की बुक के अंदर इसके अलावा एक ग्राफ और भी है, और वो ग्राफ हमारे पास जो बना हुआ है वो है बाइंडिंग एनर्जी की जगह मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन का। अब उस ग्राफ को अगर आप देखें तो उसमें भी हमारे पास बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन के हवाले से ही चीजें एक्सप्लेन होती हैं। अब उस ग्राफ को मैं आपको बता दूं कि वो ग्राफ किस तरह से आप रीड करते हैं। उसके अंदर यहां पर है मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, और बेसिकली हमारे पास कहा जाता है कि मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन ये भी पैकिंग फ्रैक्शन है, लेकिन इस पैकिंग फ्रैक्शन का स्टेबिलिटी के साथ जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। तो इस पॉइंट को मैं यहां पर मेंशन कर दूं कि पैकिंग फ्रैक्शन, और मोस्टली हमें जो पैकिंग फ्रैक्शन मिलता है बुक्स के अंदर, हमारी बुक में तो लिखा हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, अदरवाइज जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो बेसिकली आपके पास मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन है, और इसका ताल्लुक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स होता है। इसका मतलब यह है कि जिसकी स्टेबिलिटी हमारे पास ज्यादा होती है उसका मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन कम होता है। अब ये ग्राफ हमारे पास जो बनता है उसके बिल्कुल रिवर्स बनता है। इस ग्राफ की जो ओवरऑल शेप है वो ये कि पहले ये डिक्रीज करेगा और फिर हमारे पास ये वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि क्यों डिक्रीज और फिर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहां जो वैल्यूज आपके पास लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज नेगेटिव में लिखी हुई हैं। ये वैल्यूज किस में लिखी हुई हैं? वो नेगेटिव में लिखी हुई हैं। तो यहां पर सबसे नीचे आपके पास आयरन आता है, इधर आयरन है जो मोस्ट स्टेबल है। तो आयरन स्टेबल है तो उसकी हमारे पास मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है? वो ज्यादा है। और ये वैल्यू कैसे पता चली कम? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में कितनी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है 0.009। अगर 0.009 को अगर आप नेगेटिव में देखो तो ये वैल्यू आपके पास क्या है? ये स्मॉल वैल्यू है। और यहां पर आपके पास आता है हाइड्रोजन, जिसका माना जाता है कि मैस डिफेक्ट आप ऑलमोस्ट जीरो है। हाइड्रोजन के लिए आइडियली मैस डिफेक्ट कितना लिया जाता है? जीरो, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स ही कम है, तो ऐसा जो उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन यहां जो वैल्यूज आपके पास लिखी हुई हैं वो लिखी हुई है 0.007।
तो इससे आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है अगर वो हाइड्रोजन से आयरन की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हमारा जो मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन वो कम हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और इस जगह जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो आपके पास फ्यूजन रिएक्शन है, छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे हैं। और आयरन से आगे टुवर्ड्स यूरेनियम, कि अगर यहां मैं लेबल करूं कि यहां पर यूरेनियम है तो हमारे पास दोबारा से ये वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी और यहां पर जो रिएक्शन हमारे पास हो रहे होंगे वो फिशन हो रहे होंगे। एरो को मैं उल्टा शो कर देता हूं, वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि स्टेबिलिटी को अचीव करने को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो ये दो ग्राफ आपके पास हैं और एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछना ग्राफ को रीड करें, लेकिन एग्जामिनर आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि ग्राफ का बिहेवियर क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का बिहेवियर क्या है, द ग्राफ विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। कि ग्राफ पहले इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी अचीव होगी, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस आएगा और फिर वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ पहले डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज नेगेटिव है और नेगेटिव के अंदर वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, एक तरह से वो कम हो रही है और फिर वैल्यू बढ़ेगी। तो ये दो ग्राफ आपके पास हैं जो आपसे एग्जामिनर थ्योरेटिकली किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो मोस्ट स्टेबल याद रखें आयरन, उस स्टेबिलिटी को अचीव करना हो लाइटर न्यूक्लियस से तो फ्यूजन, और हायर और जो बड़े न्यूक्लियस हैं उससे अगर अचीव करना हो तो फिशन। और पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप अपनी बुक को फॉलो करते हैं केपीके वाले, तो पैकिंग फ्रैक्शन उनकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को लिखा हुआ है। अदरवाइज पैकिंग फ्रैक्शन हमारा मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन होता है और उसका ताल्लुक स्टेबिलिटी से इनवर्स होता है। जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी हमारा जो मैस डेफिसिट पर न्यूक्लियॉन या पैकिंग फ्रैक्शन वो उतना क्या होगा, वो कम होगा। और ये चीज हमें इस सेकंड वाले ग्राफ से, जो पंजाब की बुक में ग्राफ बना हुआ है, उससे प्रॉपरली एक्सप्लेन भी होती है कि वाकई पैकिंग फ्रैक्शन इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बच्चे आपके पास दो टॉपिक थे, मैस डिफेक्ट का और बाइंडिंग एनर्जी का। और जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी ग्राफ में वैल्यूज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो जो फार्मूलाज हैं आपने उन्हीं को यूज़ करना है। इस फार्मूला के अंदर आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एम अगर गिवन है तो सबसे अच्छी बात है, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोग्राम में तो जूल में आंसर आ जाएगा। और अगर एएमयू में होगा तो 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो इस तरह का होगा। बहुत ज़्यादा तंग करने वाला हो तो फिर आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद अलहदा से दी जाए और फिर आप उसकी कैलकुलेशन करके फिर सॉल्व करें, वो लंबा काम है। और मेरा नहीं ख्याल कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया भी एमसीक्यू के अंदर जहां पर आपको इतनी डिटेल में जाकर ये चीज़ें फाइंड करने को कही जाए।